अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम इक्विलिब्रियम के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके बलूचिस्तान की क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में मौजूद है, और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपको फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इन कंडीशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जिस पे हम ये कह सकें कि बॉडी मुकम्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी हम यूँ बात करते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, नॉर्मली जो हम समझते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में है तो वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हमने देखा कि एक बॉडी अगर मोशन में हो तो तब भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। लेकिन आखिर वो कौन सी अब कंडीशंस, अब हम उनको देखते हैं जी यहाँ पर। यानी इसमें सबसे पहली जो हमने बात देखी है वो ये है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर उस पर टोटल जो फोर्सेस का इफेक्ट है, यानी जो कि मैं कह सकता हूँ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी हम कह सकते हैं, जो दोनों साइड से फोर्सेस का इफेक्ट है वो नेट इफेक्ट जीरो होना चाहिए, यानी उसकी मैग्नीट्यूड 0 न्यूटन होनी चाहिए। और फिर इसी तरह साथ ही हम यूं कहें कि जो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, यानी जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम जिसे कहते हैं या प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क कहते हैं, वो होल्ड होना चाहिए। यानी उस पर जो सम ऑफ ऑल टॉर्क्स है, यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क्स, उन तमाम का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए न्यूटन मीटर। तो तब हम कहेंगे एक बॉडी मुकम्मल इक्विलिब्रियम में है। अब इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम अगर एक ऐसा यूनिफॉर्म, यानी जिस एक ऐसा फट्टा लेते हैं जिसपे कि मैस जो है, उसके हर पार्टिकल का मैस जो है वो एक जैसा, यानी उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस हुई हुई है, ठीक है। यानी चले मैं यहाँ पर उसकी शेप भी हम रेगुलर बनाते हैं, ठीक है। यानी उसमें कोई इस तरह से ना हो कि एक पोर्शन पे ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक पे कम आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी पेशी हो तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि वो हम यहाँ पे बना दें। अब ये एक है जी, और अगर फर्ज करें इस बेंच, जिसको मैं चले बेंच के तौर पे अब यूज कर रहा हूँ, इस बेंच की टोटल लेंथ जो है वो फर्ज करें अगर 10 मीटर बनती है, 10 मीटर, तो जिसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा फर्ज करें ये है यहाँ पर, ठीक है। जो कि चले इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसे जो है वो एक रिंग की मदद से, इस तरह से एक रिंग लेते हैं जी, इसके ऊपर हम इसको सपोर्ट देते हैं और इस तरह से एक कोई सिलेंडर के ऊपर, यानी इस रिंग को रखकर एक खास हाइट पर हम इसको इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। यानी अब जिस तरह आपने पार्क्स में अक्सर देखा होगा, बच्चे जो झूला झूलते हैं, जो कि इस तरह से हम सी सा भी इसे कहते हैं जी, ठीक है। अब ये साथ हमने इसको एक शेप दे दी। अब ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम है, यानी रेस्ट पोजीशन पे, और हम देख रहे हैं कि इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एक तो ये बात हमें पता चली। अब यहाँ पर क्या ये दोनों कंडीशन जो ऊपर मैंने लिखी है क्या होल्ड कर रही है? तो चलें पहले मैं इस तरह से बात करता हूँ, फोर्सेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। यानी हमने देखा कि चूंकि जो ये बेंच है इसके हर पार्टिकल का मैस एक जैसा है, हर पार्टिकल के ऊपर जो जमीन की ग्रेविटी है वो एक जैसा असर कर रही है, इसलिए कि इस पूरे बेंच को हमने जमीन से एक ही हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। यानी एक ही स्ट्रेंथ है, इन तमाम पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी एक जैसी असरअंदाज हो रही है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हर पार्टिकल का मैस एक जैसा होने की वजह से जो डाउनवर्ड इसके वेट की वजह से, इस पार्टिकल के वेट की वजह से डाउनवर्ड जो डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है वो मैं यहाँ पर इस वेक्टर से शो कर रहा हूँ, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है उस पार्टिकल की जो फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और इधर भी इसी तरह से हर पार्टिकल की जो
वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अब इस तरह से कि अगर ये सारे पार्टिकल्स के अगर वेट्स का सम किया जाए, इधर से सारे पार्टिकल्स के वेट का सम किया जाए, तो ये दोनों जो साइडों पे वेट बन रहा है वो इक्वल बन रहा है, ठीक है। यानी मैं यूं बात करूंगा कि अगर इस पिवट पॉइंट जहां जिसके अराउंड हमने इसको रोटेट कराना है, यानी अगर इस घड़ी को आप देख लें, घड़ी को यहाँ से हम सेंटर से हमने क्या किया होता है जी, अलाउ किया होता है कि ये उसकी जो सुई है, उसकी नीडल है, वो रोटेट कर सके, तो वो उसका जो पॉइंट होता है वो पिवट पॉइंट होता है, जैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि बॉडी को जिस पॉइंट के गिर्द वो रोटेट कर रही होती है उसके सारे पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल जो होता है वो स्पिनिंग मोशन में होता है, उससे उस पॉइंट से जो लाइन हम उसी तरह से बनाते चलते हैं ऊपर की तरफ, या जिस जिस तरह से भी वो रोटेशन हमें पता चल रही होती है उस हिसाब से हम उसको बनाते हैं, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो सारे पार्टिकल्स हैं ये डाउनवर्ड इधर भी और इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, जो कि इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे। यानी ये पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कराकर इस बेंच को इस तरफ से रोटेट इस तरह से, यानी जिसे मैं एंटी क्लॉकवाइज कह सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, ठीक है। जबकि इस तरफ को अगर हम देखें तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये इस तरफ को फोर्स लगा रहे हैं, ये भी डाउनवर्ड लगा रहे हैं, यानी ये इसको इस तरह से मूव कराएंगे जिसे हम क्लॉकवाइज रोटेशन कह सकते हैं। लेकिन अब चूंकि इन दोनों साइड्स पे जो पार्टिकल्स उनका मैस एक जैसा होने की वजह से हम ये कहेंगे कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी, जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी, जो कि हम जानते हैं कि टॉर्क जिसको हम टा से जाहिर करते हैं, जो कि फोर्स और जो मोमेंट आर्म होता है, यानी पिवट से एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि जहां से इस रॉड ने या इस बेंच ने मूव करना और उस पॉइंट पे जहां तक के फोर्स लग रही है। अब फोर्स ही तो हर पार्टिकल लगा रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि चूंकि पी जो पिवट पॉइंट है ये हमारा सेंटर है, 5 मीटर डिस्टेंस इस तरफ को, 5 इस तरफ को है, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास दोनों तरफ मूवमेंट आर्म हो तो एक जैसा है और फोर्सेस भी एक जैसी आ रही है, तो हम यहाँ से इस तरह से फिर इस बात को समझ जाते हैं कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसे मैं टा वन जिसकी मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ टा वन, वो एग्जैक्ट कितनी हो जाएगी, फर्ज करें अगर 10 न्यूटन मीटर है, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज है तो इससे मैं नेगेटिव साइन पुट कर दूंगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है जिसे मैं टा टू कह रहा हूँ, ये कितनी होगी जी, ये भी 10 होगी, क्योंकि मैसेज दोनों तरफ बराबर बराबर है, ठीक है, 10 न्यूटन मीटर। तो ऐसा से हमारे पास जो इनका सम बनेगा, इन दोनों टॉर्क्स का जो मैग्नीट्यूड का सम बनेगा, वो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो 10 में -10 ऐड करें तो 0 न्यूटन मीटर बन जाता है, ठीक है। यानी इससे हमें पता चला कि एक बॉडी जो है, ये वाली जो बेंच है, इसमें एक रोटेशन 0 है। अब फोर्सेस जो है अगर हम देखें तो फोर्सेस जो इस पूरी ऑब्जेक्ट का वेट है, या चूंकि मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जिसका जो पार्टिकल्स का मैस है वो एक जैसा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस पॉइंट पी से इस बेंच या ये बेंच का जो मैं कह सकता हूँ होल जो वेट है वो इस पॉइंट पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड्स इस तरह से एक्ट कर रहा है। और ये जो हमने एक स्पोर्ट बनाई हुई है, जो कि एक आप पुली भी समझ सकते हैं, या एक जो मैंने एक रिंग बनाया था जिसके ऊपर इसको मैंने बैलेंस किया हुआ है, ये इसको इस इतनी ही फोर्स में ऊपर उठाए हुए रिएक्शन के तौर पर, ठीक है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वेट है, और जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो रिएक्शन फोर्स है। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, एक्शन एंड रिएक्शन जो न्यूटन थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो इनका अगर हम सम कर लें फोर्सेस का, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो 0 न्यूटन बनता है। यानी हमने देखा कि वाकई ये जो एक बॉडी है उसको अगर हम ये कहना चाहें कि वो एब्सोल्यूट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उसके लिए इन दोनों कंडीशंस का होना लाजमी है। एक और एग्जांपल से अब हम इस बात को समझते हैं इस तरह से कि चले हम एक पैराशूटर की एग्जांपल ले लेते हैं। एक पैराशूटर को अगर आपने देखा हो कि जिस वक्त वो इस तरह से एयर से जब वो छलांग लगाता है, ठीक है, यानी स्पेस से, चले मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, ये और ये हमने उसकी कोई इस तरह से एक स्नैप ली है, ठीक है। अब ये इस तरह से स्ट्रिंग्स से इसको बांधा गया हुआ होता है, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स हैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से। अब ये फर्ज कर लें वो पैराशूटर है जो कि इस तरह से स्ट्रिंग के साथ हमने इसको अटैच किया हुआ है, जो कि इस तरह से जमीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें अब इसे, तो अब ये जो हमारे पास पैराशूटर है, इसमें भी अगर आप देखें तो इस पे जो यानी रिएक्शन एक्शन के तौर पर ये जो इसका वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और रिएक्शन के तौर पर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो इससे ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ इस पूरे जो पैराशूट के मटेरियल उसको ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है। अब ये होगा कि जिस वक्त ये फोर्स, ऊपर वाली फोर्स जो कि टेंशन इन स्ट्रिंग, जो कि जिस स्ट्रिंग से मटेरियल ऑब्जेक्ट को हमने इसके साथ, इस पर्सन के साथ अटैच किया हुआ, इसमें एक टेंशन क्रिएट होगी ऊपर की तरफ फोर्स। अब जिस वक्त ये फोर्स बैलेंस हो जाएगी, टेंशन और वेट, ठीक है, यानी इनका डिफरेंस हमारे पास जो है वो जब 0 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि फोर्सेस का इफेक्ट अब 0 हो गया, लेकिन बॉडी अब मूव कर रही है। और क्या वो इक्विलिब्रियम में होगी? तो यहाँ पर हम ये बात यानी इस दावे से नहीं कर सकते कि ये इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है। यानी अगर इस साइड पर ज्यादा एयर प्रेशर एक्सर्ट कर दे और यहाँ से कम, तो इधर से बॉडी यानी इसको इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करा देगी, यानी ये गोल घूमता हुआ जमीन की तरफ गिरेगा। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये बिल्कुल जो है वो इक्विलिब्रियम में बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आए, या बिल्कुल यानी इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस ना हो। तो इसके लिए क्या होगा कि फिर इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से हम इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों तरफ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये वाला, ये और इसके ऊपर जितनी भी फोर्स का एक इफेक्ट पड़ेगा ऊपर एयर पार्टिकल्स का, वो उन दोनों से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कह सकते हैं, कि वो अगर होल्ड करेगा, यानी टोटल टॉर्क जब हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड 0 न्यूटन मीटर आएगी और टोटल फोर्सेस का सम हमारे पास जो है वो 0 न्यूटन आएगा, तब हम कहेंगे कि ये जो पैराशूटर वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है और इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। और इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। ये हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह स्टूडेंट्स, 2 ब्लॉक ऑफ masses 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings as shown. Find the tension in each string. अब फिगर में जैसा कि स्टूडेंट आपको 2 ब्लॉक्स दिखाए गए हैं ऑरेंज और ब्लू कलर में, और उनके मैसेज हमें गिवन है 5 kg एंड 3 kg, और उनको हमने एक स्ट्रिंग के जरिए हैंग कर दिया है, और ये हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक। और उसमें जो स्ट्रिंग्स में खिंचाव पैदा होगा, जिसे हम टेंशन का नाम देते हैं, वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जो मैसेज होते हैं और वेट जो होता है किसी भी बॉडी का, वो हमारे पास हमेशा सेंटर से जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। अगर मैं उसको इन दोनों ब्लॉक्स के लिए शो करूं तो हम किस तरह से देख सकते हैं इनको, कि जिस तरह से यहाँ ब्लू कलर से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका जो वेट है स्टूडेंट्स वो W1 से मैंने डिनोट कर दिया, और इसका वेट मैंने W2 से डिनोट कर दिया, और ये जो है इनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, ठीक है। अब इस जो वेट की वजह से स्टूडेंट्स जो इसके स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव पैदा होगा, वो भी इसी तरह हम डिनोट करेंगे T1 और T2, और इनकी जो डायरेक्शन है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट एक्ट करती है। अब डाटा जो है स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट से, जो चीज़ें हमें गिवन है और जो हमने कैलकुलेट करनी है। हमें मैसेज गिवन है M1 मैथ जो है वो हमारे पास 5 kg का है, और M2 मैथ जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितना है 3 kg का है, ठीक। और हमने उनको सस्पेंड कर दिया है बाय 2 स्ट्रिंग्स, और उनके अंदर हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है, जिसे मैंने T1 और T2 से डिनोट कर दिया है, और फिगर में भी हमने उसको लेबल कर लिया है। अब अगर स्टूडेंट्स हम देखें कि यहाँ तक हमारा डाटा कंप्लीट हो जाता है। सोल्यूशन के जाने से पहले हम थोड़ा सा फिगर को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप देखें स्टूडेंट्स की ये वाली जो हमारे पास स्ट्रिंग है, यानी कि ये जो रोप है जिसमें हमने मैस जो है वो हैंग किया, यानी कि M2 मैस जो हैंग किया है हमने, ठीक है, उस जो स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव पैदा होगा वो इस वेट की वजह से होगा, यानी कि W2 वेट की वजह से होगा। और T1 जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन T1 होगी वो हमारे पास दोनों वेट्स की वजह से होगी, यानी कि W1 वेट की वजह से भी होगी और W2 वेट की वजह से भी होगी। तो ये चीज जो है ये हमारे लिए इसमें थोड़ी सी ट्रिकी है इस प्रॉब्लम में। अब सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन की तरफ हम आएंगे। अगर हम देखें स्टूडेंट्स के इस तरह, अगर हम प्रॉब्लम्स जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे पास फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कुछ फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कर रही हैं, कुछ नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कर रही हैं। तो हम अगर क्योंकि हमारे पास ये जो ब्लॉक्स हैं स्टूडेंट्स ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखे गए हैं, यानी कि ये एक बैलेंस पोजीशन में रखे गए हैं, तो हम इसके ऊपर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई करेंगे। और हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट्स के, समेशन एफ एक्स जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा, और इसी तरह समेशन एफ वाई भी हमारे पास 0 के बराबर होगा। और अगर हमारे पास जी एक्सिस में भी कोई फोर्सेज होती हैं तो हम
हम उसका भी सम जो है वो 0 के बराबर रखते हैं। क्या यानी कि इसका समेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन और सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। अब अगर हम एक्स एक्सिस के देखें, यानी कि अगर मैं एक्सिस भी यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, ये मेरे पास स्टूडेंट्स एक्सिस है, यानी कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और इसी तरह ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्सेज एक्ट नहीं कर रही, तो इस वजह से समेशन एफ एक्स जो है वो हमारे पास 0 होगा और 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि कोई फोर्सेज नहीं एक्ट करी अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन। फिर हम जब समेशन एफ वाई को देखते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि वाई एक्सिस में हम फोर्सेज को एड अप करने की कोशिश करते हैं, तो अब हम देखें कि हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस स्ट्रिंग के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने डॉटेड लाइन लगा दी है सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं इस स्ट्रिंग की बात करना चाहती हूँ, इस पोर्शन की मैं बात करना चाह रही हूँ, यानी कि ये पोर्शन जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस स्ट्रिंग की जो इस स्ट्रिंग में जो खिंचाव पैदा होगा वो इस वेट की वजह से होगा। तो मैं लिख सकती हूँ T2 जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जैसा कि एक्सिस में शो किया जा रहा है, और प्लस हम करेंगे क्योंकि हम समेशन करना चाह रहे हैं, और नेगेटिव वाई एक्सिस में W2 की वैल्यू जो है W2 जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो इसलिए मैंने उसका नेगेटिव साइन लगाया है, इंटू W2 इज इक्वल्स टू 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0। तो मैंने यही स्टेटमेंट में वैल्यूज इनपुट कर दी हैं। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करें तो T2 माइनस W2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और T2 जो है वो क्या आएगा हमारे पास W2, यानी कि जब वो राइट साइड पे गया तो उसमें नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब अगर जब इसमें वैल्यूज इनपुट करती हूँ, यानी कि T2 इज इक्वल टू W2 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा M2G, यानी कि वेट जो होता है स्टूडेंट्स, यानी कि W जो है वो हमारे पास mg के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास नोन फॉर्मूला है जो कि हमने इसमें डाला है, यानी कि और W2 है तो इसलिए मैंने M2 इंटू G किया है। अब M2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें नोन है डाटा में, तो हम उसकी वैल्यू डालते हैं 3, और G की वैल्यू जो है हमारे पास 10 है, तो हमारे पास 3 इंटू 10 जो है वो क्या आएगा 30 न्यूटन्स। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास टेंशन आ गई, T2 टेंशन जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली, जो कि हमारे पास 30 न्यूटन की आई है। अब अगर हम अब जो सेकंड जो हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि T1 फाइंड आउट करना है। अब T1 की तरफ आते हैं, फिगर में दोबारा वापस जाती हूँ। अब मैं इस पूरे पुश जो है सिस्टम की बात करूंगी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव पैदा हो रहा है, जिसे मैं पर्पल कलर से शो कर रही हूँ, इसमें खिंचाव जो है वो इस वेट की वजह से भी है और इस वेट की वजह से भी है, यानी कि W1 की वजह से भी है और W2 की वजह से भी है। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रिंग ने ये दोनों वेट को जो है वो हैंग किया हुआ, सपोर्ट किया हुआ है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स की, यानी कि इसके लिए जो इक्वेशन होगी समेशन एफ ऑफ वाई की जो इक्वेशन होगी इस केस के लिए, वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स की T1 लिखना था, क्योंकि हमारे पास टेंशन हमने T1 फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। T1 प्लस जो है वो क्या होगा हमारे पास माइनस W1 और प्लस माइनस W2। अगेन जो है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने W1 और W2 के साथ नेगेटिव साइन लगाया है, क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में थे, और T1 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इसी वजह से उसके साथ पॉजिटिव साइन है। अब ये इक्वेशन हमने स्टूडेंट्स बना ली है, अब इसमें हम वैल्यूज इनपुट कर लेंगे, यानी कि अब आप देखें कि T1 क्योंकि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बाकी वैल्यूज को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो W1 और प्लस W2। ठीक है, और W1 जो है हमारे पास क्या होगा M1G होगा, और प्लस W2 जो है वो हमारे पास M2G होगा। ठीक है, और T1 जो है हमारे पास क्या आता है, M1 की वैल्यू हमें नोन है जो कि हमारे पास कितनी है 5 kg। 5 को हम मल्टीप्लाएंगे G से, जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और प्लस M2 की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स 5 इंटू 10 जो है हमारे पास 50 है, और प्लस 3 इंटू 10 जो है हमारे पास 30 है। तो हमारे पास क्या आंसर बनता है स्टूडेंट्स, हमारे पास T1 का जो आंसर बन रहा है वो हमारे पास है 80 न्यूटन्स। 80 न्यूटन जो है वो हमने T1 टेंशन फाइंड आउट कर ली, और यहाँ से हम T2 भी देख सकते हैं जो कि हमारे पास 30 न्यूटन था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने टेंशन जो है वो कैलकुलेट कर लिया दोनों केसेस में, यानी कि हमारे पास जो है T1 और T2 दोनों जो स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन थी, जो खिंचाव था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम।